हेलो फ्रेंड्स, मैं तुल अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सूचित हो गया होगा, जो आगामी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 6 अप्रैल से होने वाली थी, उसकी प्रदेश सरकार ने क्या कर दी है, अभी परीक्षाएं निरस्त कर दी है। और उसका कारण वो लोग क्या दे रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना को देखते हुए क्या कर दिया गया, परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। एक तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि आपकी वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो पेपर नहीं हो पाते, और पेपर हो पाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आता तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। बड़ी समस्या है प्रदेश सरकार को लेकर। फिर भी क्या कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, अभी पे बेरोजगार हैं। तो हमें अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। पेपर तो कभी न कभी सरकार लेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से प्रिपेयर रहना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2017 के बाद पुलिस की वैकेंसी नहीं आई, और जो अभी वैकेंसी आई वो सिर्फ 4000 वैकेंसी आई है, और 4000 वैकेंसी पे 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इस 12 लाख में आपको अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कि अब पेपर की डेट कैंसिल हो गई तो अब अपनी क्या प्रिपरेशन को क्या कर दें, थोड़ा सा डिले कर दें। नहीं, आपको प्रिपरेशन और अच्छी से करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको और अच्छा टाइम मिल गया है तो आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन को बंद नहीं करेंगे। और प्रदेश सरकार इसका तो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ कर देती है, कोई भरोसा नहीं है इस सरकार का। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्या करें, अपनी प्रिपरेशन को तैयार करते रहे। तो हम मैथ्स का सेशन फिर से लेके आए हैं, जल्द ही हम रीजनिंग का सेशन लेके आएंगे। जीएस का हमारा सेशन जिसमें हम एमपी स्पेशल चला रहे हैं वो तो चल ही रहा है। उसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के लिंक पे पड़ा रहता है, वीडियो लिंक पड़ी रहती है। तो आप वहां पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। तो मैथ्स का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी दी है, 67 वर्ष दी है। माता पिता की औसत आयु कितनी दी है, 35 वर्ष दी है। और 3 बच्चों की औसत आयु कितनी दी है, 6 वर्ष दी है। तो अपन ने औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की नंबर, ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग हो गए, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दादा दादी कितने लोग हो गए, एक दादा हो गए एक दादी, 2 लोग हो गए, और इनकी आयु का औसत कितना दिया, 67 वर्ष दिया है। तो अपन क्या करेंगे, 67 गुणे 2 कर देंगे, प्लस माता पिता ये भी 2 लोग हो गए, इनकी आयु का औसत कितना दिया है, 35 वर्ष। तो 35 गुणे 2, प्लस 3 बच्चों की औसत आयु कितनी दी गई है, 6 वर्ष। तो 3 गुणे 6। अब ये कुल कितने लोग हो गए, दादा दादी लोग 2 लोग हो गए, माता पिता 2 लोग हो गए, और बच्चे 3 लोग हो गए। तो 2 + 2 + 3 टोटल कितने लोग हो गए, 7। तो यहाँ 7 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 सत्ते 14 और 6 दूनी 12, 1 13, प्लस 35 दूनी 70 और 6 त्रिक 18 बटे 7। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 7 1 8 3 11, और 1 12, एक कैरी था ना अपने पास, और 1 2, 222 बटे 7। अब इसको क्या करेंगे, इसको अपन 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, बचा कितना, 1 बचा, तो ये 12 हो गया, तो 7 1 कम 7, तो बचा 5, तो कितना हो जाएगा, 37 सही 5 बटे 7 वर्ष क्या हो जाएगी, परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु हो जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले औसत दिया गया तो उन सबका औसत का क्या निकालेंगे, जो जितना है उसका निकालेंगे, और लोगों की संख्या से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा, परिवार की संयुक्त परिवार की औसत आयु। संयुक्त परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी अपनी, 31 सही 5 बटे 7 वर्ष। यहाँ दादा और दादी का 2 लोगों का 67 वर्ष दिया था, माता पिता का 2 लोगों का 35 वर्ष दिया था, और 3 बच्चों का 6 वर्ष दिया था। तो कुल परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, 7 सदस्य हो गए। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, √7 + √5 अपॉन √7 - √5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर लेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं
जो नीचे वाली संख्या होती है उसका ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, लेकिन जो बीच में साइन होता है इस साइन का अपोजिट साइन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो अगर इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसमें √7 प्लस √5 प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला साइन होता है उसका साइन उल्टा कर देते हैं और दोनों सेम संख्या के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ क्या कर देंगे, √7 प्लस √5, ठीक है ना। अब इनका क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा आपका, √7 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √7 इंटू √5, √7 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √7 अपॉन √5 इंटू √5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे देख लीजिए, √7 इंटू √7 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको सीधे सीधे कैसे देख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, √7 और b की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, √5। तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे √7 इंटू 5 और √7 इंटू 5 दो बार है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √7 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं लिखते तो √7 इंटू √5 करेंगे तो √35, ये भी आपका √35 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और अपॉन में आपका कितना बचेगा, 7 माइनस 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, प्लस √35 और √35 दो बार है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम √35 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 6 प्लस √35 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 6 प्लस √35। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या का परिमेयकरण कर लेंगे, और परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला साइन होता है उसके अपोजिट साइन को लेकर ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 3/4 में 2/3 का 1/2 कितना दिया, 60 दिया। तो सबसे पहले अपन संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x एक ऐसी संख्या है जिसके 3/4 का 2/3 का 1/2 अपन को कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं तो 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया। ये 4 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 4 बराबर 240। यानी 240 एक ऐसी संख्या है जिसके 3/4 का 2/3 का आधा कितना था, 60 दिया था। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, 240 का 30% निकाल लेते हैं। तो 240 गुणे 30 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 24 दिया क्या होता है आपका, 72 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, किसी संख्या का 3/4 में 2/3 का 1/2 कितना दिया, 60 दिया है। तो यहां से हम वह संख्या निकालेंगे और जो संख्या आएगी उसका हम 30% निकाल के आंसर दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है अपना जो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। तो चलिए निकाल लेते हैं इनकी औसत। तो विवाह के समय दोनों की आयु का योग कितना होगा, कितनी थी, 23 वर्ष थी। और 2 लोग हैं तो 23 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कितनी आयु हो जाएगी इनकी,
46 वर्ष। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व थी, ये कब की है, 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी इनकी आयु, 46 थी प्लस 5 वर्ष, तो वर्तमान में 5 साल हो जाएंगे, वर्तमान में आने के लिए 5 साल हो जाएंगे, प्लस कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, पति और पत्नी, तो क्या करेंगे, दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 5 वर्ष पहले दोनों की क्या थी, औसत आयु 43 वर्ष 23 वर्ष थी। अब 5 साल बाद दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि अभी जब उनके इस अंतराल में एक बच्चा भी हो गया, तो परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, और उनका औसत कितना दिया गया, 20 दिया, तो 20 गुणे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे उनकी औसत आयु, जो औसत आयु का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु कितनी है, 56 वर्ष है, और पति पत्नी और बच्चे की आयु कितनी दी है, 60 वर्ष दी है। तो यहाँ पे बच्चे की आयु निकल आएगी, तीनों की आयु में पति और पत्नी की आयु माइनस कर देंगे, तो हमको यहाँ से बच्चे की आयु मिल जाएगी, और जो बच्चे की आयु कितने वर्ष है, 4 वर्ष है। पति और पत्नी की 5 साल पहले 23 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 23 गुणे 2 प्लस दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी, 10 साल और हो जाएगी, यानी 56 वर्ष हो जाएगी। पति पत्नी और बच्चे की कितनी है, 20 वर्ष दी है, और पति पत्नी और बच्चा हो गया तो 3 लोग हैं, यानी 60 हो जाएगा। तो तीनों की आयु में पति पत्नी की आयु माइनस कर देंगे, तो बच्चे की आयु हमको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3, और ए बी सी के खर्चे का अनुपात दिया है 8:5:2। तो आय बराबर आपका क्या होता है, आय बराबर होती बचत प्लस खर्च। जैसे कि मेरी आय 100 रुपए है, 100 रुपए में अगर मैं 80 रुपए खर्च करता हूं, तो 20 रुपए क्या होगा, मेरी बचत होगी। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, कितना खर्चा करता है कितना बचाता है, खर्चे और बचत को दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या निकल आएगी, आय। तो इसी तरह में क्या दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, और ए बी सी के खर्चे का अनुपात दिया गया है। यदि सी 2000 रुपए बचाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो खर्च का रेशियो दिया, कितना दिया है, 8:5:2 दिया है। और सी कितना खर्चा करता है, 2 यूनिट खर्चा करता है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 यूनिट की वैल्यू हमको 2000 रुपए दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमको 1000 रुपए मिल जाएगी। यानी सी 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए आ गई, तो बी कितना खर्चा करता है, बी 5000 रुपए खर्चा करता है, और ए कितना खर्चा करता है, ए 8000 रुपए खर्चा करता है। ठीक है, बी कितना खर्चा करता है, 5000 रुपए खर्चा करता है, और ए कितना करता है, 8000 रुपए खर्चा करता है। अब ये खर्चा और यहाँ पे क्या दिया गया है, बी की बचत दी गई है। तो अगर हम तो बी की आय निकाल लेते हैं, बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय बराबर हो जाएगा आपका, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। तो बी 5000 रुपए खर्चा करता है और 700 रुपए बचाता है, तो बराबर कितनी हो जाएगी, बी की आय कितनी हो जाएगी, 5700 रुपए हो जाएगी। 5000 रुपए खर्चा करता है और 700 रुपए बचाता है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 5700 रुपए हो जाएगी। और जो ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी का आय जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5:3। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 5700 रुपए दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 रुपए हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 1900 कर देंगे, तो 19 बना कितना होता है, 19 बना 9500 रुपए होता है। यानी बी की आय कितनी हो गई, 9500 रुपए, और यहाँ पे बी का खर्चा कितना है, 8000 रुपए, सॉरी ए की आय कितनी हो गई, 9500 रुपए, और ए का खर्चा कितना है, 8000 रुपए, और हमको निकालनी क्या है, ए की बचत। तो आय माइनस हम खर्चा कर देंगे तो हमको बचत मिल जाएगी। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, 9500 माइनस 8000, यानी ए कितना बचाता है, 1500 रुपए बचाता है। ए कितना बचाता है, 1500 रुपए बचाता है। एक बार फिर से समझेंगे, ए बी सी की आय का अनुपात कितना दिया है, 8:5:2 दिया है, और सी का 2 यूनिट खर्चे का वैल्यू कितनी दिया है, 2000 रुपए दिया है। तो यहां से हमको खर्चे की 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 1000 रुपए।
तो यहाँ से हम सभी के खर्चे निकाल सकते हैं। यहाँ से खर्चा निकल गया, अब बी की आय निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की हमको खर्चा मिल गया और बी का बचत हमको पहले से दिया गया था, तो यहाँ से बी की हमको आय मिल गई। फिर हमको क्या दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात दिया गया था कितना, 5:3। तो 3 यूनिट बराबर 5700 रुपए बी की आय, 5700 में यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह हम यहाँ से ए की आय निकाल लेंगे और ए का बचत निकाले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 2500 रुपए दिया गया है, रेट कितना दिया है 6% पर एनम यानी प्रतिवर्ष दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना। इसको हम फॉर्मूले से ना करके परसेंटेज से करेंगे। तो जो अपना पहले साल का साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। पहले साल में साधारण ब्याज जितना मिलता है उतना चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, 2500 को 6% निकालेंगे। तो 2500 को 6% निकालेंगे तो 2500 गुणे 6/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 2500 का कितना होता है, 150 रुपए होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज भी 150 रुपए होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 150 रुपए होगा। अब जो अपना दूसरे साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज में अपन को क्या मिलेगी, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। तो दूसरे साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2650 रुपए। अब हम इस 2650 रुपए का क्या निकाल लेंगे, 6% निकाल लेंगे। तो 2650 गुणे 6/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6 और 2 पंचे 10, इसको 5 से काट देंगे तो 5 25 और 5 15। इसका कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 53 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15, मतलब 159 रुपए हो गया। तो 2 साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 309 रुपए हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 309 रुपए। है बिल्कुल इजी ना, हमको फॉर्मूला याद करना ना कहीं पे, हमको क्या करना है, परसेंटेज बेस पे कर लेना है। जो हमारा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्या होता है, सेम होता है। दूसरे साल का भी हमारा साधारण ब्याज कितना होता है, 150 रुपए होता है। तो हमको 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिल जाता है, 300 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 309 रुपए। अगर इसी में पूछ लेता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 रुपए हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल में, 309 रुपए। कितने रुपए में, 2500 रुपए में 6% वार्षिक ब्याज की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x की पावर 4 माइनस 162 बटे x² प्लस 9 और 2x माइनस 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, 2x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x की पावर 2 प्लस 9 और 2x माइनस 6। अब देखिए क्या यहाँ पे x की पावर x² प्लस 9 है, तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं ना। किस फॉर्म में, जो हमारा फॉर्मूला था a² माइनस b² के फॉर्म में। ठीक है ना। कैसे इसको बना सकते हैं, देखिएगा 2 हमने बाहर ले लिया था पहले, तो कितना हो जाएगा, x² की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपॉन ये आपका रहेगा ही x² प्लस 9 और 2x माइनस 6। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या कर दिया गया, इसको a² माइनस b² के फॉर्म में अब लिख दिया गया है। ठीक है ना। अब अपना a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वो होता है, तो 2 अपना बाहर का, अंदर कितना बचेगा आपका, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी x² प्लस 9 और x² प्लस x² माइनस 9 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, x² प्लस 9 और 2x माइनस 6। देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है, x² प्लस 9, या ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे, अब आपका जो बचेगा कितना बचेगा, 2x² माइनस 9 अपॉन 2x माइनस 6। यहां से अपन 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको भी अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे x माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको फिर अपन फर्दर तोड़ेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, x प्लस 3 अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन को तोड़ते रहना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएंगे। ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी 15 दिन में कर सकता है। तो ये अपन यहाँ पे एलसीएम लेके क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क अपना कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर क्या बोलता है, वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं परंतु 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। 5 दिन बाद कौन काम छोड़कर जाता है, 20 दिन। तो इन दोनों के 5 दिन का काम निकाल लेंगे, तो इन दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, और 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 दिन में ये लोग कितने यूनिट काम कर लेंगे, 25 यूनिट काम कर लेंगे। तो हमारे पास शेष काम कितना बचेगा, हमारे पास शेष काम बचेगा 5 यूनिट बचेगा। अब यहां से बी का काम खत्म हो गया, बचता कौन है हमारे पास, ए। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इस शेष काम को ए कितने दिन में कर लेगा, 1 सही 2/3 दिन में इस शेष काम को ए कर लेगा, ठीक है ना। ये क्या था, उनका नंबर ऑफ डेज था, ये टोटल वर्क था, ये उनकी एफिशिएंसी थी। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन में उन्होंने 25 यूनिट काम कर लिया। शेष काम कितना बचा, 5 यूनिट काम बचा। बी ने काम करना छोड़ दिया था, मतलब बी को यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ए। और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, 1 सही 2/3 दिन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उसमें आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।